नमस्कार। हमारी आज की जो आधुनिक समृद्धि है, इसे शक्ति कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर हमें 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में मिलता है। इस वर्ष यह पुरस्कार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार को सम्मानित करता है, नवाचार संचालित विकास, यानी वो शक्ति जिसने सचमुच हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, सदियों तक, हजारों सालों तक मानवता ने लगभग शून्य आर्थिक विकास का अनुभव किया। लोगों का जीवन स्तर पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग एक जैसा ही बना रहा। लेकिन फिर कोई 200 साल पहले कुछ असाधारण हुआ। तो सवाल ये है कि मानवता हजारों वर्षों के इस ठहराव से बाहर कैसे निकली? यही वो रहस्य है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस ऐतिहासिक पहेली का जवाब हमें इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं के काम में मिलता है। उनके शोध ने उन प्रक्रियाओं को उजागर किया है जिन्होंने निरंतर आर्थिक प्रगति के एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस साल ये सम्मान 3 महान अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट। इन तीनों ने मिलकर उस नवाचार संचालित विकास के इंजन की व्याख्या की है जो हमारी आज की समृद्धि का आधार है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में प्रवेश करते हैं और आर्थिक इतिहास के उस नाटकीय मोड़ को समझने का प्रयास करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन दो आर्थिक सच्चाइयों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ हजारों वर्षों का ठहराव था, जहां कभी कभार कोई खोज हो तो जाती थी, पर वो कभी भी लगातार प्रगति की एक श्रृंखला शुरू नहीं कर पाती थी। और दूसरी तरफ पिछले 200 वर्षों का हमारा आधुनिक युग है, जो पूरी तरह से निरंतर नवाचार और विकास पर ही आधारित है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिस समृद्धि को हम आज इतना स्वाभाविक मानते हैं, वो असल में इतिहास के लिहाज से कितनी असाधारण बात है। यह ग्राफ, जिसे अक्सर आर्थिक हॉकी स्टिक भी कहा जाता है, इस बदलाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है। मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से में ये रेखा लगभग सपाट है, यानी विकास ना के बराबर। फिर लगभग 1800 के आसपास एक बहुत तेज मोड़ आता है और विकास की रेखा सीधी ऊपर की ओर भागती है। यही वो निर्णायक मोड़ है जो हमारे पुरस्कार विजेताओं द्वारा सुलझाई गई पहेली है। तो इस पहेली का पहला सिरा हमें मिलता है जोएल मोकिर के ऐतिहासिक विश्लेषण से। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि इस निर्णायक मोड़ के लिए आखिर कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। मोकिर का मूल तर्क यहीं से शुरू होता है। उन्होंने ये दर्शाया कि लगातार नवाचार के लिए सिर्फ आविष्कार करना ही काफी नहीं है, हमें उन आविष्कारों के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों को भी समझना होगा। यानी कि जब हम ये जान जाते हैं कि कोई चीज क्यों काम करती है, तभी हम उस ज्ञान पर व्यवस्थित रूप से कुछ नया बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। मोकिर की इस अवधारणा को हम इन 3 चरणों में समझ सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले अक्सर दूसरा चरण यानी वैज्ञानिक व्याख्या गायब रहता था। लोग आविष्कार तो कर लेते थे, पर वे उनके पीछे के विज्ञान को नहीं समझते थे। इसी वजह से प्रगति रुक जाती थी। ये वैज्ञानिक समझ ही वो आधार है जो एक खोज को अगली खोज की नींव बनाती है। अब हम इस पहेली के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो फिलिप एगियन और पीटर हॉविट के काम से आता है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल विकसित किया जो बताता है कि यह विकास एक बार शुरू होने के बाद लगातार बना कैसे रहता है। उनके सिद्धांत के केंद्र में रचनात्मक विनाश की अवधारणा है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां हर नया नवाचार पुरानी तकनीक और तरीकों को नष्ट करके कुछ नया और बेहतर बनाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम होते हैं। आइए रचनात्मक विनाश के इन दोनों पहलुओं को देखें। एक तरफ है रचनात्मक पहलू, जो हमें नए और बेहतर उत्पादन के बेहतर तरीके और अंततः एक अच्छा जीवन स्तर देता है। लेकिन इसका एक विनाशकारी पहलू भी है। पुरानी तकनीकें बेकार हो जाती हैं, उन पर निर्भर कंपनियां बाजार से बाहर हो जाती हैं और इससे जो पहले से स्थापित हित हैं, उन्हें खतरा महसूस होता है। और यहीं से एक संघर्ष जन्म लेता है। जो स्थापित कंपनियां और हित समूह हैं, वे खुद को प्रगति के इस विनाशकारी पक्ष से बचाने के लिए अक्सर नए नवाचार को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। प्रगति को बनाए रखने के लिए इस संघर्ष का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो इन पुरस्कार विजेताओं के सिद्धांतों का हमारी आज की अर्थव्यवस्था के लिए क्या अर्थ है?
सच तो ये है कि उनकी प्रासंगिकता आज पहले से कहीं ज्यादा है। पुरस्कार समिति के अध्यक्ष का ये कथन इस काम के महत्व को और भी गहरा कर देता है। ये एक तरह की चेतावनी है कि जिस समृद्धि का हम आज आनंद ले रहे हैं वो कोई गारंटी नहीं है। इसे उन नीतियों और संस्थानों के द्वारा सुरक्षित करने की जरूरत है जो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। अंत में तीनों पुरस्कार विजेताओं का काम हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देता है। आर्थिक प्रगति सिर्फ तकनीक या आविष्कारों का मामला नहीं है। इसके लिए एक ऐसे सामाजिक और संस्थानगत ढांचे की जरूरत होती है जो बदलाव को स्वीकार करे, नए विचारों को प्रोत्साहित करे और रचनात्मक विनाश से पैदा होने वाले संघर्षों को संभालने की क्षमता रखता हो। और ये हमें एक अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाके छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां स्थापित उद्योग लगातार नई तकनीकों से बाधित हो रहे हैं, क्या हम एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो नवाचार को फलने फूलने दे, या कहीं हम अनजाने में उन्हीं शक्तियों को तो नहीं रोक रहे हैं जो भविष्य की समृद्धि का स्रोत है? इसका जवाब ही हमारा आगे का रास्ता तय करेगा।